आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव और कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। कोरोना के कारण हम लोग लाइव आकर बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ। देखते हैं आगे हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले मैं बता चुका हूँ आपको क्लास में भी, आगे मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आंसर बनवाने वाले आज हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कहता इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा यूरोप। दूसरा कहता है फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री। छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक। अगला क्वेश्चन देखेंगे सतवां क्या है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जेलवेरियन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। आगे देखेंगे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में। कहता है क्या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान के प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो तुर्की। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान को भरना है। जो पहले क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो सेडाउन। क्या होगा यहाँ भराएगा, सेडाउन। दूसरा क्वेश्चन कहता है सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। तीसरा क्वेश्चन 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। तो मेटरनिक युग। आगे वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। तो जहां डैश रहते थे राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के एकीकरण से क्या हुआ, बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवोरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। तो ऑटो को। कहाँ, ऑटो। हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, मिलान चिन्ह जो मिलाना है हम लोग के। कहता है मेजनी क्या था। तो राजनीतिक था। दूसरा को कहता है हिगेल क्या था, दार्शनिक था। तीसरा में बिस्मार्क क्या था, जर्मनी का चांसलर। विक्टर इमैनुअल क्या था, इटली। कहता है फिर मिलान चिन्ह आगे देखेंगे, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटरनिक का पतन कब हुआ था। मेटरनिक का पतन तो 1848 में हुआ था। तीसरा का था इटली एकीकरण। तो इटली एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। आगे देखेंगे सेडाउन युद्ध कब हुआ था। तो सेडाउन युद्ध आपका हुआ था 1870 में। अगला देखेंगे आगे क्या है। कहता है कोसुत। तो कोसुत आपका क्या था, ठीक है, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। आगे देखेंगे एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। एड्रियानोपल की संधि तो 1829 में। यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता आपका हुआ था 1832 में। पोलैंड में आंदोलन, कहता पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था। तो 1863 ईस्वी में पोलैंड में आंदोलन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्द में जिसका उत्तर देना है हम लोग देखने वाले हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या, राष्ट्रवाद क्या है। तब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक
परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। क्या बनती है? एकता का वाहक बनती है। फ्रेंड, जिसको नई राइटिंग पता चल रहा हो वो इसमें जरूर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे चुका हूँ। मेजनी कौन था? कहता है मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। यह एक कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की थी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? जर्मनी एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो देखेंगे जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। कहता 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था जिसे एक करना बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया, फिर पर्सा के अधीन, यह भी एक बड़ा समस्या थी। आइए अब चौथा क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है? तब मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहता है जो घोर प्रतिक्रियावादी था, वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ये सारे चीज को मैं बता चुका हूं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 60 शब्दों में आपको क्या उत्तर देना होता है, इसको लिखना होता है। कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा कहता है राजनीति दलों में संगठन का अभाव। तीसरा कहता है समाजवाद का प्रसार। चौथा कहता है लुई फिलिप की नीति। इसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रमुख नीति हुई लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और पर्सा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो, जबकि पर्सा चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो। जर्मनी की अधिकतर जनता पर्सा के अधीन एक होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वह अपने समाजवादी की नीति के तहत इटली और जर्मनी पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करना चाहता था। आगे देखेंगे, जिसे टुकड़ों में बटे इटली और जर्मनी को जीतकर आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे वहाँ के लोगों को लगा कि हम आपस में बटे हुए हैं। कहता तब ही कोई भी आक्रमणकारी हमें आसानी से जीता जा रहा है। कहता इसी प्रकार यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की
भावना जागृत हुई, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। चौथा क्वेश्चन पे देखेंगे, कहता है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैरिबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था, जो मुख्य रूप से एक राजनीतिक था। वह स्वतंत्र क्रांति का समर्थक था तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्यों को एक कर वहां गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गैरिबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती के नाम से एक सेना का गठन किया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है फ्रेंड्स कि लाल कुर्ती के नाम से किसने सेना का गठन किया था। कहता है क्या इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का काफ़ी अहम योगदान था। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की नीतियों से असंतुष्ट होकर पर्सा का सम्राट विलियम IV अपनी गद्दी छोड़ दिया। क्या किया था? गद्दी को छोड़ दिया था। तब इनके भाई विलियम प्रथम ने सम्राट की गद्दी संभाली और बिस्मार्क की अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त एवं लोह की नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बना हुआ है कि रक्त और लोह की नीति में कौन विश्वास करता था? तो बिस्मार्क। वह जर्मनी को एक करने के लिए सभी उचित अनुचित कार्य करता था, जिसमें पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम का हर संभव सहयोग उसे प्राप्त होता था। इसी प्रकार स्पष्ट है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में इसी तरह मैं धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर आप लोग के लिए डालूंगा।